गुड इवनिंग। आप लोगों को वॉइस मिल रहा है? ये सब ओके। इवनिंग सर। हाँ, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? क्वेश्चन पूछिए पहले। कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का? अभी तक जितना बताया गया था उनमें कोई कुछ क्वेश्चन है? चलिए, जब भी पूछना है पूछिएगा। देखिए, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। हेलो, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा? ठीक है, हम लोग माउंटेन या पहाड़ या पर्वत के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो हम लोगों ने हिमालय से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं उस पर हम लोगों ने बात किया। अब हम देखते हैं कि हिमालय के अतिरिक्त हमारे देश में और कौन कौन सा इम्पोर्टेंट माउंटेन है या हिल्स वगैरह है जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो देखिएगा, हिमालय के बाद अगर हम इस हमारा जो वेस्टर्न पार्ट में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे एक हिल है जो जिस तरह से ये फैला हुआ है, इसको अरावली हिल कहते हैं। यह अरावली पर्वत कहा जाता है। इसको अरावली पर्वत कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये जो अरावली पर्वत है, ये जो पॉइंट है ना, ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। ये गुजरात से शुरू होता है। हाँ, बताइए। गुजरात का एक जगह है पालनपुर। पालनपुर से ये स्टार्ट होती है और यहाँ जो ये खत्म होती है, ये हमारी दिल्ली में जाके ये खत्म होती है। दिल्ली में आप लोग अगर गए होंगे तो हमारा जो राष्ट्रपति भवन है, आप लोग गए होंगे उस साइड में। तो राष्ट्रपति भवन जो है वो क्या होता है, ये अरावली हिल का उत्तरी भाग है। अगर आपसे पूछा था कि अरावली हिल का उत्तरी भाग कौन सा है, तो राष्ट्रपति भवन दिल्ली में कौन सा है? राष्ट्रपति भवन, जिसको प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस कहा जाता है। आप लोग जरा बता सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन का नाम क्या है? राष्ट्रपति भवन का नाम क्या है? तो ये उत्तरी भाग क्या है, दिल्ली तक जाती है, और इसका जो दक्षिणी भाग कह सकते हैं वो गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है। ये जो अरावली पर्वत है, ये एक प्रकार का अपशिष्ट पर्वत है, जिसको रेसिडुअल माउंटेन कहा जाता है। अपशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं समझ लीजिएगा। ऐसा पर्वत जो किसी भी रासायनिक और भौतिक कारणों से, यानी केमिकल एंड फिजिकल कारण से क्या होता है, पर्वतों में बहुत सारे अपक्षय हो गया। अपक्षय मतलब इरोजन हो गया है। जैसे देखिए, हमेशा बारिश होगा तो हजारों लाखों साल का कोई भी इमारत होगा तो उसमें इरोजन तो होगा ही होगा, अपक्षय होगा। तो उसी प्रकार से ये जो अरावली पर्वत है ना, ये हिमालय से भी पहले के पर्वत है। तो इसको अपशिष्ट पर्वत या रेसिडुअल्स माउंटेन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये इसकी ऊंचाई बहुत पहले था, लेकिन इसमें अपर्दन या इरोजन के कारण क्या होता है, इनकी हाइट धीरे धीरे कम होता गया। तो कैसा पर्वत है आपका? अपशिष्ट पर्वत है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात है, इस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसे गुरु शिखर कहा जाता है। कौन सी कहते हैं? गुरु शिखर। गुरु शिखर क्या है? इसकी सर्वोच्च चोटी है। गुरु शिखर कहाँ पे है? राजस्थान में है।
अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है, राजस्थान लगा दीजिए। गुरु शिखर कहाँ पे है? राजस्थान। राजस्थान में और एक इम्पोर्टेंट चोटी है यानी माउंटेन है, जिसे माउंट आबू कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा माउंट आबू। पर्यटन स्थल है, बहुत बड़ा पर्यटन स्थल जाना जाता है। और माउंट आबू में एक जैन मंदिर है। किसका मंदिर है? जैन मंदिर है। ये भी बहुत फेमस है। जैन मंदिर को का नाम क्या है? दिलवारा का जैन मंदिर। दिलवारा का जैन मंदिर। और इसी जो आबू पर्वत पे और एक चीज है, भारतीय आंतरिक सुरक्षा अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र भी क्या है? माउंट आबू है। माउंट आबू क्या है? बहुत ही पर्यटन अच्छा पर्यटन स्थल माना जाता है हर जगह। तो माउंट आबू कहाँ पे है? राजस्थान में है। और अरावली पर्वत पे। किस पर्वत पर है? अरावली माउंटेन पर है। और यहाँ पे दो चीजों के लिए बहुत फेमस है, एक जैन मंदिर है, दिलवारा का जैन मंदिर, और भारतीय आंतरिक सुरक्षा अनुसंधान केंद्र यानी इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर यहाँ पे है। इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर है। तो भारत में जो आंतरिक सुरक्षा में जितने भी रिसर्च अगर होती है वो यहाँ पे होती है। दूसरी बात समझिएगा, ये जो अरावली पर्वत है ना, इसे जल विभाजक रेखा कहा जाता है। जल विभाजक रेखा। अरावली पर्वत को क्या कहा जाता है? जल विभाजक रेखा कहा जाता है। यानी जल विभाजक रेखा का मतलब क्या है कि ऐसा प्लेस है या ऐसा उभार जिससे क्या होता है कि वाटर, जैसे वाटर जो बेसिन होता है यानी जल धारण करने का जो बेसिन होता है वो डिवाइड करता है। देखिएगा, अरावली पर्वत से इधर के जितने भी नदियां हैं, इधर अरावली पर्वत के इस साइड में अधिकतर नदी क्या है आपके, कहा जाती है, इधर का अधिकतर नदी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। चाहे गंगा हो गया, यमुना हो गया, चंबल हो गया। देखिए इधर के जितने भी नदियां हैं सब क्या है आपके बे ऑफ बंगाल में जाती है। अरावली के उस साइड के जितने भी नदी है, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे इंडिया में हो, वो सब क्या होता है अरेबियन सी में जाता है। जैसे सिंधु हो गया, ये सारी नदी क्या होता है अरेबियन सी में जाती है। तो इसलिए क्या अरावली पर्वत को क्या है जल विभाजक रेखा कहते हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर हमारे जो राजस्थान, पंजाब और गुजरात में जो मरुस्थल है, इसको डेजर्ट कहते हैं, थार का डेजर्ट। ये थार का डेजर्ट क्यों है? क्योंकि अरावली जो पर्वत है ना, ये क्या है, जब अरब सागर से जब बादल ऊपर की तरफ जाते हैं, हिमालय की तरफ जाती है, तो उसको रोक नहीं पाता, उसका पैरेलल होता है, समांतर होने का क्या था, बादल को रोक नहीं पाता है। इसलिए क्या था, राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। तो ये क्या है, अरावली पर्वत के कारण क्या होता है, राजस्थान में बारिश भी कम होती है। तो ध्यान दीजिएगा, अरावली पर्वत कहाँ से शुरू होती है? गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है और हमारे दिल्ली तक जाती है। इसमें गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली, ये सभी राज्य क्या है इस पहाड़ी से होकर, मतलब ये पहाड़ी इन राज्यों से होकर जाती है। दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है उसको रायसीना हिल्स कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इस राष्ट्रपति भवन का नाम क्या है? रायसीना हिल्स कहा जाता है। हिल्स मतलब के पहाड़ी पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो राष्ट्रपति भवन है वो भी क्या है अरावली पर्वत पर ही स्थित है। किस पर्वत पर? अरावली, जो इसके उत्तरी भाग उसको कहा जाता है। और राष्ट्रपति भवन का नाम क्या है? रायसीना हिल्स कहा जाता है। और अरावली पर्वत कैसा एक अवशिष्ट पर्वत है, क्योंकि इसमें इरोजन के कारण क्या है या अपक्षय के कारण क्या है, इनकी हाइट या ऊंचाई बहुत कम हो गया है। अरावली पर्वत की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर, ये राजस्थान में है। माउंट आबू भी महत्वपूर्ण पर्यटक स्थान है अरावली पर्वत का, ये भी राजस्थान में है। इसमें माउंट आबू में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो क्या है यहाँ पे दिलवारा का जैन मंदिर है, और दूसरा है भारतीय आंतरिक सुरक्षा अनुसंधान केंद्र यहाँ पे स्थित है। और अरावली पर्वत को भारत का जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि इसके
पूर्व में जितने भी नदियां हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाती है, पश्चिम की जितनी भी नदियां हैं वो सब क्या है, अरबियन सी में जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके आपके अरावली पर्वत। तो इसमें 4 राज्य याद कर लीजिएगा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। अब हम आते हैं इसके बाद, यहाँ पे देखिएगा एक पर्वत है जिसे विंध्याचल पर्वत कहते हैं या विंध्य पर्वत कहा जाता है। विंध्य या विंध्याचल कहा जाता है, विंध्य पर्वत या विंध्याचल पर्वत कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश से शुरू होता है और क्या है, उत्तर प्रदेश से भी आगे निकल जाता है। उत्तर प्रदेश क्या है, ये बहुत आगे तक जाती है, ये झारखंड तक जाती है। कहाँ तक जाती है, झारखंड तक। ये एमपी से शुरू होती है, ध्यान दीजिएगा, और ये क्या है, झारखंड तक पहुंचती है। ध्यान दीजिएगा, झारखंड तक ये पहुंचती है। लेकिन इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसे धूपगढ़ कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। धूपगढ़ क्या होता है, जो विंध्य पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची क्या है, धूपगढ़ है। और धूपगढ़ कहाँ पे है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है धूपगढ़। उसके बाद उत्तराखंड में आप लोगों ने सुना होगा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड भी विंध्याचल पर्वत का भाग है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कौन सा है, बुंदेलखंड। उसके बाद अमरकंटक का नाम सुने होंगे, यहाँ पे क्या है, अमरकंटक का नाम है जो मध्य प्रदेश में है। ये चोटिया है, इस पर्वत की क्या है, चोटिया है अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ है, अमरकंटक बहुत फेमस है, बताऊंगा। यहाँ से 3 नदियां निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा, सोन और महानदी नदी यहाँ से निकलती है। तो अमरकंटक क्या है, मध्य प्रदेश में पहले था, अब छत्तीसगढ़ में हो गया मेनली। उसके बाद झारखंड तक जाता है। देखिए झारखंड में एक पहाड़ी है जो यहाँ पे आते हैं, जिसका जो सर्वोच्च चोटी है उसको सम्मेक शिखर कहा जाता है। सम्मेक शिखर कहा जाता है, ये झारखंड में है। सम्मेक शिखर कहाँ पे है, झारखंड में। इसका जैन धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे, जिनका नाम क्या था, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने इस पर्वत पर क्या ज्ञान प्राप्त किया था। इसलिए जैन जो तीर्थार्थी होते हैं या उनके जो धर्मावलंबी होते हैं, वो ये जो साम्यक शिखर है इसको बहुत पवित्र मानते हैं। जैसे हिंदू धर्म के लोग क्या है, कैलाश पर्वत को पवित्र मानते हैं जितना, उसी प्रकार से जैन धर्म के लोग हैं, सम्यक शिखर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। क्योंकि उसमें जो 23वें तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ जी, उन्होंने यहाँ पे क्या है, समाधि लिया था और ज्ञान प्राप्त किया था। उसके लिए यह बहुत ही फेमस है, जो झारखंड में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से कैलाश पर्वत इंपॉर्टेंट है, उस प्रकार से जैनियों के लिए ये पर्वत है। तो अमरकंटक किस पे है, उसके बाद यहाँ पे जो विंध्याचल है या बुंदेलखंड है, वो सब क्या होता है, इसी विंध्याचल पर्वत का ही क्या है, भाग है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान। और ये जो विंध्याचल है या एक्सक्यूज मी सर, अमरकंटक दोबारा से रिपीट कर दीजिए। ये पार्श्वनाथ के बारे में। यस सर। सर रिवर्स कौन कौन सी निकलती है अमरकंटक से? अब रिवर बता दूंगा, रिवर देखिए, रिवर आपको पढ़ाना है ना। देखिए रिवर यहाँ से 3 रिवर निकलती है। एक है नर्मदा, एक है आपका सोन रिवर, और एक है आपका महानदी। 3 रिवर है जो निकलती है। आप लोगों ने बाहुबली पिक्चर देखे ना, उसका थोड़ा थीम यहाँ से लिया गया है, आपको बताऊंगा हिस्ट्री में। ये जो बाहुबली पिक्चर है ना, आप पढ़ेंगे, जो महाजनपद थे हमारे यहाँ पे, 16 महाजनपद, उसका थोड़ा सा मिला जुला मिक्स करके वो पिक्चर बनाया गया है। उसको ध्यान रखिएगा, तो उसमें देखिएगा, जो आपने बाहुबली का जो पर्वत देखा ना, वो अमरकंटक पर्वत का ही क्या होता है, इतिहास में लिया गया है। लेकिन वो पिक्चर है तो उसमें बर्फ बर्फ दिखाया गया, वो तो थोड़ा सा अलग है। लेकिन जो कहानी है ना, वो उज्जैन का कहानी है। जब उज्जैन को पहले क्या है, अवंती कहा जाता था। जो आजकल जो महाकाल वाला जो उज्जैन है मध्य प्रदेश में, उसको अवंती या महेशमती कहा जाता था। उनकी 2 राजधानियां हुआ करती थी, तो उसी को लिया गया। तो वो अमरकंटक क्या है, पहले मध्य प्रदेश में हुआ करता था, लेकिन आजकल छत्तीसगढ़ में है। तो इसमें 3 नदियां हैं, देखिए लिख देता हूँ, इसमें 3 नदियां हैं। एक है आपका नर्मदा। नर्मदा तो जानते हैं, ये मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। उसके बाद है सोन नदी, सोन, और एक है महानदी। ये 3 नदी नदी आपको बताना है, पूरे भारत के नदियां आपको बताना है, पूरे उत्तर से दक्षिण के सभी नदियां बताना है।
तो अमरकंटक से क्या है, ये अमरकंटक बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है चंडीगढ़। और सम्यक जो शिखर है वो जैन धर्म के लिए बहुत पवित्र है। पार्श्वनाथ जी ने यहाँ पे मतलब ज्ञान प्राप्त किया था, इसके लिए भी क्या है। और जो बुंदेलखंड वगैरह है वो सब क्या था। और एक बात है कि ये जो विंध्याचल पर्वत है ना, इसको दक्षिण भारत और उत्तर भारत का विभाजक रेखा कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे क्या कहा जाता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, दक्षिण भारत का विभाजक रेखा कहा जाता है, डिवाइडर लाइन कहा जाता है रेखा। कौन सा है, आपका विंध्याचल है, विंध्याचल पर्वत। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिएगा प्राचीन काल में आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जो आर्यन जो आए थे ना, आर्यन लोग साउथ इंडिया में नहीं गए थे, यानी विंध्याचल पर्वत को पार करके नहीं गए थे। और इधर बिहार साइड में आएंगे तो बिहार साइड में एक नदी है, गंडक नदी, आपको बताऊंगा, तो उसको पार करके नहीं गए थे। इसलिए देखिएगा जो आर्यन कल्चर है, जो उनका जो अधिकतर देवी देवता या मंदिर वगैरह है, वो सब क्या नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है, साउथ इंडिया में बहुत कम मिलता है। साउथ इंडिया में बाद में बने हैं, जब क्या है, एक ऋषि का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अगस्त ऋषि। देखिए सबसे पहले अगस्त ऋषि सबसे बड़े आर्यन थे, मतलब आर्य प्रजाति के लोग थे जो दक्षिण भारत गए थे। उससे पहले दक्षिण भारत में जो लोग थे उसको द्रवियन कहा जाता था, और वो यहाँ के मूल निवासी कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये जो विभाजक रेखा है, कौन सा, विंध्याचल पर्वत, ये प्राचीन काल में, आज तो नहीं, प्राचीन काल में क्या था, उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजक रहा था। देखिएगा दक्षिण भारत को जीतने के लिए इसे विंध्याचल पर्वत को पार करके जाना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि उस समय उतना साधन नहीं था। मतलब ये पहाड़ क्या उबड़ खबर बहुत ज्यादा है, उतना साधन नहीं था, इसलिए क्या दक्षिण भारत को जीतना बहुत ही मुश्किल था। आप लोग आगे पढ़ेंगे कि अधिकतर जो उत्तर भारत के राजा है, कुछ राजाओं को छोड़ के दक्षिण भारत में किसी ने ज्यादा दिन तक कब्जा करके नहीं रख पाया है, क्योंकि उसका थोड़ा सा जियोग्राफिक कंडीशन अलग है। जियोग्राफिक कंडीशन के कारण के दक्षिण भारत को उत्तर भारत के राजा का अधिकतर समय तक जीत के नहीं रख पाया। दक्षिण भारत में क्या है, अलग ही कल्चर चला। ध्यान कर, तो विंध्याचल जो पर्वत है उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजक रेखा या डिवाइडिंग लाइन कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद दक्षिण भारत का जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो नॉर्थ इंडिया से एकदम अलग है। तो वहाँ पे क्लाइमेट भी अलग है, उसका जो लैंड है, भूमि है, वो भी अलग है, नदियों का जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग है, सब कुछ अलग है, इसलिए इनमें ध्यान देगा। तो ये हो गया आपके विंध्याचल पर्वत। अब देखिए विंध्याचल पर्वत के नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे एक पर्वत है जिसे सतपुरा पर्वत कहते हैं, सतपुरा पर्वत। विंध्याचल के दक्षिण में कौन सा पर्वत है, सतपुरा। देखिए विंध्याचल और सतपुरा के बीच में अब जब नदियां बताऊंगा तो आपको एक नदी बताऊंगा, नर्मदा नदी। विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पर्वत के बीच में कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है, वो आपको नदियों में बताऊंगा, इसमें समझिएगा। तो यहाँ पे क्या है, सतपुरा पर्वत है, जो महाराष्ट्र से शुरू होता है और क्या है, छत्तीसगढ़ तक जाती है, धन्यवाद, महाराष्ट्र से लेके छत्तीसगढ़ तक है। उसके बाद यहाँ पे दो दो छोटे छोटे और भी क्या है, पर्वत है, जैसे अजंता पर्वत, जहाँ पे अजंता का गुफा है, अजंता पर्वत का नाम सुने होंगे, जहाँ पे क्या है, अजंता का गुफा है। देखिए अजंता का गुफा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद इसके नीचे, अजंता के नीचे क्या है, एलोरा पर्वत है, एलोरा पर्वत। एलोरा पर्वत भी क्या है, इसमें एलोरा का गुफा आप लोगों ने सुना होगा, कैव ऑफ एलोरा, ये भी क्या है आपके महाराष्ट्र में। ये दोनों कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और एक और यहाँ पे पर्वत है, उसका नाम है हरिश्चंद्र पर्वत माउंटेन। ये भी क्या है आपका महाराष्ट्र, छोटे छोटे हैं लेकिन ये भी कहाँ है आपके महाराष्ट्र में। इसको तीन देखिए, ऊपर के दो बहुत इंपॉर्टेंट है, अजंता और एलोरा तो बहुत बार पूछ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्या है, जो मूर्तियां पाई गई है, मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित और हिंदू धर्म से संबंधित और जैन धर्म से संबंधित बहुत सारे क्या है यहाँ पे मूर्तियां पाई गई है।
अच्छा, सतपुरा अभी बताना, सतपुरा पर्वत आप लोगों ने पूछा है, तो सतपुरा पर्वत क्या है? महाराष्ट्र से लेके छत्तीसगढ़ तक का है। महाराष्ट्र से लेके छत्तीसगढ़ तक, तो बताया था आपको, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़। तो एलोरा, अजंता और हरिश्चंद्र, ये जो माउंटेन है, ये तीनों कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये तीनों कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। कौन कौन सा? एलोरा, अजंता और हरिश्चंद्र पर्वत। अजंता माउंटेन, एलोरा माउंटेन और हरिश्चंद्र माउंटेन। ठीक है, धन्यवाद। और अजंता और एलोरा क्या है? कैब या गुफा के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे पहाड़ तो नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ऊंची भूमि पाई जाती है, जिसे पश्चिमी घाट कहते हैं। यहाँ पे ऊंची भूमि होती है, इसको क्या पश्चिमी, ये देखिए ये वाला जो भाग है ना, इसको पश्चिमी घाट कहते हैं। वेस्टर्न वैली से कहा जाता है। और ये वाला जो घाट आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं ईस्टर्न या पूर्वी घाट कहा जाता है। या इसको घाट कह सकते हैं, या पूर्वी तट कह सकते हैं, या तट भी लिख सकते हैं, यानी कोस्टल एरिया कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऊंचे ऊंचे क्या है, भू आकृति है, लेकिन ये पर्वत नहीं है। लेकिन क्या होता है, पर्वतों में उसको गिना जाता है। क्यों गिना जाता है? देखिए क्या होता है कि जब आपको बताया था कि जो पूरे जब हमारा जो कॉन्टिनेंट था, पहले एक जगह था जिसको हमने पेंजिया कहा था। लेकिन धीरे धीरे क्या है, ये अपने जो आकर्षण बल के कारण क्या था, एक दूसरे से जब अलग हो गए, तो क्या अलग अलग आकृति बने हैं। तो ये जो भाग है ना, ये अफ्रीका का जो उच्च भूमि है, वो भाग क्या था, ये भाग है, इसलिए क्या था, ये ऊंचाई पे रह गया है। तो देखिए यहाँ पे दो तीन पर्वत है। एक है आपका कलसुबाई, उसके बाद है महाबलेश्वर, उसके बाद ब्रह्मगिरी। ये पर्वत है, इसमें से नदियां निकलती है, ध्यान दीजिए, जो आपको बहुत सारी नदियां बताऊंगा। कि जैसे महाबलेश्वर से देखिएगा कृष्ण नदी निकलती है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी। यहाँ ब्रह्मगिरी से कौन से? कावेरी नदी निकलती है। ये नदियां निकलती है यहाँ से, ध्यान देखिएगा, इसीलिए इनको इम्पोर्टेंट है। तो पश्चिमी घाट में अगर देखा जाए, तो ये क्या है, ये पर्वत नहीं है, बल्कि उच्च भूमि है। लेकिन मेन जो अगर पश्चिमी घाट में देखा जाए, जो मेन पर्वत है, वो नीलगिरी का पर्वत है। देखिएगा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में यहाँ पे फैला हुआ है नीलगिरी का पर्वत। ये कौन सा है? नीलगिरी। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा नीलगिरी का पर्वत, या नीलगिरी माउंटेन का नाम सुना होगा, या नीलगिरी का पहाड़ी का नाम सुना होगा, नीलगिरी पर्वत का नाम सुना होगा। देखिए ये तीन राज्यों में फैला हुआ है। एक है आपका कर्नाटका है, एक आपका एक आपका केरला में है, और एक आपका क्या है, तमिलनाडु में। ये तीन जगह पे क्या है, ये फैला हुआ है। तो ये तीन जगह पे क्या है, ये नदियां, और नदी कह रहा पहाड़ी का फैला हुआ है। कौन कौन से राज्य में है? कर्नाटक में है, केरल में है और तमिलनाडु में है। और नीलगिरी का जो सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन नीलगिरी का क्या है, सबसे ऊंची जो चोटी, ये जो क्षेत्र फैला हुआ है, वो है डोडा बेटा। नीलगिरी का सबसे ऊंचा कौन सा है? डोडा बेट्टा। ये नीलगिरी का क्या है, सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी, या हाइस्ट हाइस्ट पीक। कौन सा है आपका? डोडा बेटा। नीलगिरी के बारे में थोड़ा सा एक चीज और समझ लीजिएगा। ये जो नीलगिरी है, यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है, जिसे टोडा कहते हैं। टोडा जनजातियां पाई जाती है। ये जो जनजाति है ना, ये उत्तराखंड में पाए जाने वाले जोनसारी से बहुत मिलता जुलता है। उत्तराखंड में जोनसारी जो देहरादून में मिलती है, चक्राता क्षेत्र में,
उनसे बहुत ज्यादा मैच होता है। इसमें क्या होता है, इन दोनों में भारत में बहुपति विवाह होता है। टोडा जनजाति और जो डोनसारी जनजाति है, इसमें कौन सी विवाह होती है? बहुपति विवाह पाई जाती है। समझिएगा। तो ये कहाँ पे है? नीलगिरी पर्वत है। तो यहाँ पे क्या है, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आपका डोडा बेटा है। कौन सी है? डोडा बेटा है। ध्यान दिया। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है। और ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, कर्नाटका, केरला और क्या है आपका तमिलनाडु। यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? टोडा जनजाति। और यहाँ पे चाय की खेती के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे क्या है, चाय की खेती बहुत होती है। चाय की खेती। यहाँ पे क्या है, चाय की खेती के लिए बहुत फेमस है। ये क्या है आपके? नीलगिरी पर्वत। अब देखिए नीलगिरी पर्वत के बाद देखिएगा, वहां से नीलगिरी पर्वत जहाँ समाप्त होता है, वहां से यहाँ पे 3 पर्वत यहाँ से क्या होता है, निकलती है। एक श्रेणी से 3 पर्वत यहाँ से निकलती है इस तरह से। एक है पालनी का पर्वत, एक है कड़रमम का पर्वत, और एक है इलायची का पर्वत। इसमें क्या होता है, इन पर्वतों में जो दक्षिण में 3 पर्वत जा रहा है, इसमें जो आपका कड़रमम का पर्वत है, वहां पे दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत बोल रहा हूँ, दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसे अनाई मुडी कहते हैं, वो पाया जाता है। कौन सी पर्वत है यहाँ पे? कड़रमम। कड़रमम पर्वत, या पहाड़ी कहते हैं, या इलायची। क्योंकि यहाँ पे जो छोटी इलायची होती है बहुत ज्यादा होती है। या पालनी। 3 पर्वत है यहाँ पे। तो देखिए ये जो देखे ना, ये केरल का भाग है। और केरल में अब जानते हैं जो छोटी इलायची होती है, छोटी इलायची, इसकी सबसे ज्यादा खेती होती है। और बड़ी इलायची किसके कहाँ पे होती है? सिक्किम में। ध्यान दीजिएगा। इलायची की 2 तरह का होता है ना। बड़ी इलायची किसके कहाँ पे होती है ज्यादा? आपके सिक्किम। इसीलिए देखिएगा, ये जो केरल है ना, ये केरल का भाग है। इसलिए केरल को क्या कहते हैं? केरल को मसालों का घर कहा जाता है। हाउस ऑफ द स्पाइस। स्पाइस। मसालों का घर किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे जैसे ब्लैक पाई पेपर होता है, जिसको काली मिर्च कहते हैं, काली मिर्च की खेती बहुत ज्यादा होता है। अंग्रेजों तो काली मिर्च के लिए भारत आए थे। तो वो भी एक कहानी है, उसको बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो धनिया, काली मिर्च हो गया, छोटी इलायची होगा, ये क्या केरल में बहुत है, इसलिए केरल को क्या मसालों का घर कहा जाता है। धनिया। तो यहाँ के सबसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई। ये क्या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंची है 2690 मीटर। इसकी ऊंची 95 मीटर। ये क्या है इसकी हाइट है? ये 95 है। कितना मीटर क्या है इसकी हाइट है? जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। उसके बाद एक चोटी और यहाँ पे आते जो बार बार पूछते, जो अंडमान निकोबार में है। तो अंडमान निकोबार में एक चोटी है, वो भी बहुत फेमस है, ये बताता हूँ। अंडमान निकोबार में जो सबसे जो ऊंची चोटी है, उसे सैंडल पीक कहते हैं। सैंडल पीक कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? सैंडल पीक कहा जाता है। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सैंडल। कहाँ का है? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार का क्या है, ये हाईएस्ट पीक है। ओके। तो अनाईमुडी की जो ऊंचाई है, वो है 2695। 2695 है। यानी 2695 मीटर क्या है? अनाईमुडी का ऊंचाई है। मूडी या मूडी कहते कभी कभी। अनाईमुडी का सबसे ऊंची। और ये क्या है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी।
जैसे उत्तर भारत की सर्वोच्च चोटी, अगर भारत की सर्वोच्च चोटी है वो है काराकोरम पे केटू। केटू क्या है, भारत की सर्वोच्च चोटी है। केटू क्या है, भारत की सर्वोच्च चोटी है। और साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक क्या है, अनाईमुडी। अनाईमुडी क्या है, साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक ये है इंडिया। तो ये क्या हो गया आपके मेन जो हमारे यहाँ पे हिल्स है उसमें है। अब देखिए जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट में एक इम्पोर्टेंट माउंटेन है। देखिए यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बहुत सारे माउंटेन है यहाँ पे। यहाँ पे अगर देखिए आप लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे, एक आंध्र प्रदेश में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हिल है उसके बारे में तो समझ लीजिएगा, शेषाचलम पहाड़। आप लोगों ने एक मंदिर का नाम सुना होगा, तिरुपति बालाजी। क्वेश्चन पूछा गया है, तिरुपति बालाजी किस का मंदिर किस पहाड़ी पर है। तो तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वो शेषाचलम पहाड़ी पर है। और ये कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, हाँ जी। जो शेषाचलम पहाड़िया है या अपना हिल है या माउंटेन है, इसी पर तिरुपति बालाजी का मंदिर है। जो विष्णु जी का मंदिर है, इसका मंदिर विष्णु जी का है, तिरुपति बालाजी का मंदिर है, शेषाचलम पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पे, किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में है, ध्यान दीजिएगा। अब जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, मुंडन करने का बहुत बड़ा प्रथा है, बाल इसमें लोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे अनाई मलाई का पर्वत है, अनाई अनाई मलाई, अन्ना मलाई का इसको अन्ना मलाई, अन्ना मलाई का पर्वत है। ध्यान दीजिएगा ये भी आंध्र प्रदेश में क्या है, आंध्र प्रदेश में अन्ना मलाई की पर्वत है। ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। इसको याद रखिएगा, शेषचलम पर्वत एक क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तराखंड में नहीं पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में पूछा गया था। उसके बाद अगर ये पूरे ईस्टर्न पार्ट की अगर बात करें, इसमें जो सर्वोच्च चोटी है ना वो है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी क्या है, जो महेंद्रगिरी है वो पूर्वी भाग का सर्वोच्च चोटी है। इसका जो डोडा बेटा है ना, ये क्या है, पश्चिमी जो कोस्टल पार्ट है यानी जो पश्चिमी घाट है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सा है, डोडा बेटा है। और पूर्वी जो तट है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये पूर्वी वाला है, पूर्वी तट का, वो है महेंद्रगिरी। और महेंद्रगिरी किस राज्य में है, उड़ीसा। उड़ीसा में एक जगह का नाम सुना होगा, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा, जो महेंद्रगिरी है वो उड़ीसा में स्थित है। और ये पूर्वी तट का क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। और जो पश्चिमी भाग का यानी पश्चिमी घाट का या पश्चिमी तट का जो सर्वोच्च चोटी है वो आपका डोडा बेटा है। पश्चिमी तट का सबसे बड़ा कौन सा है, आपका डोडा बेटा क्या है, ये पश्चिमी घाट का सर्वोच्च चोटी है। और जो अनाईमुडी है, ये साउथ इंडिया का यानी दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी है। देखिए तीन अलग अलग है। अनाईमुडी क्या है, साउथ इंडिया का सर्वोच्च चोटी है। और डोडा बेटा क्या है, पश्चिमी तट का यानी वेस्टर्न कोस्ट का हाईएस्ट ये पर्वत है या चोटी है। और जो महेंद्रगिरी है, ये क्या है, महेंद्रगिरी जो है ये क्या है, पूर्वी तट या घाट का या पूर्वी तट का क्या हाईएस्ट पीक है, ध्यान दीजिएगा। और महेंद्रगिरी किस में है, उड़ीसा में है। आनाईमुडी क्या है, तमिलनाडु में आता है, तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे है। और जो पश्चिमी घाट में जो जोड़ा बेटा है ये कर्नाटक में आता है। कहाँ पे आता है, कर्नाटक में आता है, ध्यान दीजिएगा। और ये जो जोड़ा बेटा है इसके आसपास क्या बहुत सारे लोहे के खनिज पाया जाता है। आप जानते हैं कर्नाटक में बहुत सारे क्या आयरन और पाया जाता है, उसके लिए फेमस है। तो ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी तट का सर्वोच्च चोटी कौन सा है, डोडा बेटा। पूर्वी तट का सर्वोच्च चोटी कौन सा है, महेंद्रगिरी। और दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अराईमुडी। और अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सा है, सैडल पीक। और जो तिरुपति बालाजी मंदिर है वो क्या है, शेषतलम पर्वत में है। और अभी आपको बताया था एक कड़रबम पर्वत बताया था, उसी के जो आगे जाके आप लोग देख सुने होंगे जो मीनाक्षी मंदिर है जो दक्षिण भारत में जो तमिलनाडु में, वो मीनाक्षी मंदिर भी क्या है, इसी में है। ठीक है, पहले अधिकतर मंदिर क्या पहाड़ों पे ही बनाए जाते थे। आज मतलब
ऐसे वन है जिसको देव वन कहा जाता है, उन वनों को काटा नहीं जाता, वो भगवान का वन माना जाता है। इसलिए क्या था, भगवान का स्थान अलग होते थे, आबादी में उनको पहले बनाया नहीं जाता था, उनको अलग से बनाया जाता था। इसमें क्या था, पहले के बड़े बड़े मंदिर या तो पहाड़ों में है या तो शहर है, उनसे शहर से बहुत दूर स्थित है। तो ये क्या है, आपके जितने भी सर्वोच्च चोटी है भारत में, वो आपको बता दिया। धन्यवाद। अब हम बात करेंगे कि उस भारत में जो मैदान है, मतलब प्लेन है, पहले हम नॉर्थ इंडिया का मैदान देखेंगे, फिर हम साउथ इंडिया के जो कोस्टल मैदान है उसको देखेंगे। ठीक है, तो उसको हम मैदान देखेंगे। देखिए मैदान में एक बात समझ लीजिएगा, मैदान में नॉर्थ इंडिया के जो मैदान है, प्लेन है, उसका निर्माण क्या है, नदियों से हुआ है। और साउथ इंडिया के जो कोस्टल प्लेन है, उसका जो निर्माण हुआ है ना, वो क्या है, इरोजन से हुआ है, यानी अपक्षय से हुआ है, या जो टाइडल ज्वार भाटा भाटा आया होगा या साइक्लोन आया होगा, उससे उसका निर्माण हुआ है। इसलिए दक्षिण भारत के जो मैदान है और नॉर्थ इंडिया के मैदान में अंतर है। और दूसरी बात की, जो पश्चिमी घाट का जो मैदान है ना, वो बहुत नैरो है, सकरा है। लेकिन पूर्वी घाट का जो मैदान है वो बहुत ज्यादा क्या है, चौड़ाई में बहुत ज्यादा है। और जो पूर्वी घाट का जो मैदान है, इसमें क्या होता है, अनाजों की खेती ज्यादा होती है। और पश्चिम घाट का जो मैदान है, इसमें क्या नकदी फसल में कैश क्रॉप ज्यादा होता है। जैसे आपने सुना होगा कि क्षेत्र में क्या होता है, गन्ना की खेती होती है, कपास की खेती होती है, उसके बाद मसाला की खेती होती है, उसके बाद क्या, कॉफी, जिसको कॉफी कहते हैं, कॉफी की खेती इस तरह होती है। लेकिन क्या था, पूर्वी भाग में क्या होता है, मेनली चावल की खेती होती है। आप जाके साउथ इंडिया में क्या, नॉर्थ इंडिया से क्या आता है, जो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए तो चावल वहाँ पे ज्यादा उत्पन्न होता है। नॉर्थ इंडिया में जमीन ज्यादा है, साउथ इंडिया में जमीन कम है, प्रोडक्टिविटी मतलब कम जमीन पे ज्यादा उत्पादन करना। इसलिए क्या होता है, पूर्वी जो घाट है वो ज्यादा उपजाऊ माना जाता है, और पश्चिमी घाट क्या होता है, कम उपजाऊ। क्यों, क्योंकि पूर्वी घाटों में क्या है, बहुत सारे नदी आती है, यहाँ पे गिरती है, तो वहाँ पे क्या, नए नए मिट्टी आती है, और नए मिट्टी में फर्टिलिटी ज्यादा होती है, यानी उर्वरता ज्यादा होती है। इसलिए मिट्टी में क्या होता है, ज्यादा उपजाऊपन होता है, इसलिए उनकी पैदावारी ज्यादा होती है। लेकिन पश्चिमी घाट में ऐसा नहीं, पश्चिमी घाट में बहुत ही कम नदियां पाई जाती है। इसलिए क्या है, पूर्वी घाट के मिट्टियां उपजाऊ होने का यहाँ पे अनाज ये ज्यादा, देखिए जहाँ पे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होगा वहाँ पे अनाज होगा। और जहाँ पे बागवानी या पेड़ पौधे की खेती